काली चमकदार बेंटले कॉन्टिनेंटल गंगा के किनारे की कच्ची सड़क पर दौड़ रही थी। दोपहर की बारिश के बाद जमे कीचड़ वाले पानी के गड्ढों से पहिए गुजर रहे थे। रोहन ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखें सीधे आगे देख रही थीं, लेकिन उसका मन उन यादों में उलझा हुआ था जिन्हें वह याद नहीं करना चाहता था। 8 साल हो गए थे। 8 साल से उसने इस जमीन पर एक बार भी कदम नहीं रखा था। 8 साल पहले, जब उसने अपने अरबों के सपने को पूरा करने के लिए बड़े शहर जाने के लिए सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। और अब, जब वह सपना सच हो गया था, जब उसकी टेक्नोलॉजी कंपनी लगभग $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन पर सफलतापूर्वक आईपीओ हो चुकी थी, तो वह पहले से कहीं ज्यादा खाली महसूस कर रहा था। सफलता का क्या मतलब है जब उसे साझा करने वाला कोई न हो? आईपीओ की सफलता की पार्टी में उसके सबसे अच्छे दोस्त की कही बात अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। रोहन ने खिड़की से बाहर देखा। गंगा के मैदानी इलाकों के विशाल खेत उसकी आंखों के सामने फैले हुए थे। बाढ़ का मौसम अभी अभी बीता था। हरे भरे धान के खेत दूर तक फैले हुए थे, जिनके बीच बीच में नारियल और फलों के बगीचे थे। शांत ग्रामीण दृश्य उन गगनचुंबी इमारतों और ट्रैफिक जाम के दृश्यों के बिल्कुल विपरीत था, जिनका वह पिछले 8 वर्षों से बेंगलुरु में आदी हो चुका था। क्या इसी विरोधाभास ने उसे खुद से अजनबी महसूस कराया था? 2 हफ्ते पहले छोटे भाई रोहित का संदेश उसे अभी भी बेचैन कर रहा था। भाई, प्रिया भाभी बहुत मुश्किल में है। आपको एक बार बच्चों से मिलने आना चाहिए। गांव वापस जाने का फैसला करने से पहले रोहन बहुत देर तक झिझकता रहा। प्रिया, उसकी पूर्व पत्नी, जिससे वह कभी बेइंतहा प्यार करता था, जो उसके साथ उसके शुरुआती दिनों के सबसे कठिन समय में साथ खड़ी थी, लेकिन वह वही थी जिसे उसने बेरहमी से छोड़ दिया था जब बड़े शहर में एक सुनहरा मौका उसे बुला रहा था। मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं जी सकती, रोहन। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन यह उम्मीद मत करना कि मैं इंतजार करूंगी। ये आखिरी शब्द थे जो प्रिया ने 8 साल पहले उस फेटफुल शाम को उससे कहे थे। वह याद जब भी आती, उसके दिल में एक तेज दर्द उठता। उस समय रोहन 37 साल का था, अपनी महत्वाकांक्षाओं से भरपूर और ऊर्जावान था। बेंगलुरु की एक बड़ी टेक कंपनी में सीटीओ बनने का अवसर, हर महीने हजारों डॉलर के वेतन के साथ, ने उसे अंधा कर दिया था। उसने सोचा कि अगर वह सफल हो गया तो वह अपनी पत्नी और बच्चों को एक बेहतर जीवन दे सकेगा। लेकिन प्रिया ऐसा नहीं सोचती थी। वह अपने गांव में एक शांतिपूर्ण परिवार चाहती थी। चाहती थी कि उसके बच्चे ताजी हवा में बड़े हों, ग्रामीण हवा में सांस लें और प्रकृति से प्यार करना सीखें। वे कई महीनों तक लड़ते रहे जब तक कि सब कुछ ठीक न हो सका। मेरे दादाजी कहते थे कि सोना और पीतल मिले जुले रहते हैं। समझदार आदमी ही फर्क कर पाता है। लेकिन क्या हम कभी खुद से पूछते हैं कि हमें वास्तव में असली सोना चाहिए या नकली पीतल? रोहन को अपने दादाजी की बात याद आई। अब, जब उसके पास वह सब कुछ था जिसका उसने कभी सपना देखा था, पैसा, प्रसिद्धि, पद, तो उसे उस कहावत का मतलब समझ में आया। जिन चीजों को वह असली सोना मानता था, वे शायद सिर्फ पीतल थीं, और जिसे उसने छोड़ दिया था, वही असली खजाना था। शायद अब समय आ गया था कि वह अपने गलत फैसले का सामना करे। गांव की सड़क संकरी होती जा रही थी। सड़क के किनारे बने कुछ घर उसे उसके गरीब बचपन की याद दिला रहे थे। उसे याद आया कि कैसे शाम को माँ उसे नानी के घर ले जाती थी। उसे मुलायम चावल की महक और पुराने नारियल के पेड़ों पर झिंगुरों की आवाज याद आई। उस समय, हालांकि परिवार गरीब था, लेकिन रिश्ते बहुत गर्मजोशी भरे और मजबूत थे। सब लोग मिलकर खाना खाते थे, मिलकर मुश्किलों का सामना करते थे।
रोहन को अचानक एहसास हुआ कि उसने कब से वह कीमती चीज खो दी है। शहर के कठोर कॉरपोरेट जगत में उसने सख्त हिसाब किताब करने वाला और कभी-कभी क्रूर होना सीख लिया था। लेकिन क्या इसी क्रूरता ने उसे अपने सबसे प्यारे लोगों से दूर कर दिया था? शानदार कार अचानक शांत ग्रामीण परिवेश में अजीब लग रही थी। जब पुराना घर सामने आया तो रोहन चिंतित होने लगा। 8 साल पहले उसने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए जो पक्का घर छोड़ा था, वह अब कैसा दिखता होगा? क्या प्रिया और दोनों बच्चे, आरव और मायरा, ठीक से रह रहे हैं? ये सवाल उसके दिमाग में घूमते रहे जब कार उस छोटी सी गली में मुड़ी जो घर की ओर जाती थी। इस समय उसका मन एक खोए हुए बेटे की तरह उत्साहित और डरा हुआ था, जो अपने पुराने घर लौट रहा हो। लेकिन जब बेंटले परिचित आंगन के सामने रुकी, तो रोहन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जहां कभी एक पक्का घर हुआ करता था, वहां अब केवल टूटी फूटी नींव और चारों ओर बिखरी ईंटें थीं। और आंगन के कोने में, एक पुराने आम के पेड़ के नीचे, टीन और ताड़ के पत्तों की छत वाला एक अस्थाई झोपड़ा शाम की हवा में हिल रहा था। झोपड़ी के अंदर से बच्चों की बातों और एक महिला की दुलार भरी आवाज आ रही थी। उस परिचित आवाज को पहचानकर रोहन का दिल एक पल के लिए रुक गया। प्रिया, जिस महिला से उसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किया था, क्या वह इस अस्थाई झोपड़ी में रह रही है? रोहन ने कार का दरवाजा खोला। नीचे उतरते समय उसके पैर हजारों किलो के लग रहे थे। महंगे चमड़े के जूतों के गीली मिट्टी के आंगन से टकराने पर एक अजीब सी आवाज हुई। उसने सूने आंगन के चारों ओर देखा, जहां कभी उसके और उसके बच्चों के बचपन की यादें थीं। अब वहां केवल मलबे के ढेर और घनी जंगली घास थी। आंगन के कोने में अकेला खड़ा झोपड़ा बहुत दयनीय लग रहा था। टीन की छत अस्थायी रूप से जोड़ी गई थी और नीले तिरपाल की दीवारें फीकी पड़ गई थीं और कई जगहों से फटी हुई थीं। रोहन को लगा जैसे किसी ने उसका दिल कसकर पकड़ लिया हो। उसकी सांसें मुश्किल हो गईं। प्रिया और बच्चे इतने बुरे हालात में कैसे रह सकते हैं? नमस्ते। पीछे से एक शांत आवाज ने रोहन को चौंका दिया और वह मुड़ा। प्रिया झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथ में पानी की एक बाल्टी थी। वह पहले से बहुत ज्यादा दुबली लग रही थी। उसके लंबे चमकदार बाल अब छोटे कट गए थे और कनपटी पर समय से पहले सफेद हो गए थे। उसका कभी गोल मटोल चेहरा अब धूप और हवा से मुरझा गया था। उसके हाथ कड़ी मेहनत से खुरदुरे हो गए थे, लेकिन उसकी आंखें अभी भी पहले की तरह साफ थीं। बस उनमें वह गर्मजोशी नहीं थी जिसे रोहन कभी जानता था। प्रिया ने उसे अजीब सी शांति से देखा, मानो 8 साल बाद अपने पूर्व पति से मिलना कोई रोज की बात हो। तुम यहां रहती हो, प्रिया? रोहन ने हकलाते हुए पूछा। उसकी आवाज में आश्चर्य और दुख भरा था। प्रिया ने पानी की बाल्टी नीचे रखी, अपने हाथ एक पुरानी साड़ी से पोंछे और उसे झोपड़ी में बैठने के लिए आमंत्रित किया। अंदर आकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूं, उसने सामान्य लहजे में कहा, जैसे किसी जाने माने मेहमान का स्वागत कर रही हो। रोहन छोटी सी झोपड़ी में दाखिल हुआ। उसकी आंखें इस तंग जगह को देखने लगीं। पूरी जगह लगभग 15 वर्ग मीटर की थी, जिसे पुराने कपड़े के पर्दों से 3 छोटे हिस्सों में बांटा गया था। एक कोने में एक मिनी गैस स्टोव और कुछ पुराने बर्तनों के साथ खाना पकाने की जगह थी। दूसरे कोने में 2 सिंगल बेड को मिलाकर सोने की जगह थी और बीच में एक छोटी प्लास्टिक की मेज और कुछ स्टूल के साथ एक सामान्य रहने का क्षेत्र था। रोहन ने और ध्यान से देखा। उसने पाया कि झोपड़ी में सब कुछ बड़े करीने से और साफ सुथरे ढंग से व्यवस्थित था। हालांकि सामान सब पुराना था। दीवार पर दोनों बच्चों के प्रशंसा पत्र, मायरा की बनाई हुई कुछ टेढ़ी मेढ़ी तस्वीरें और कुछ पुरानी पारिवारिक तस्वीरें चिपकी हुई थीं।
रसोई के कोने में एक छोटी सी अलमारी थी जिसमें मसालों और सूखे मेवों की बोतलें भरी हुई थीं। सब कुछ सावधानी से व्यवस्थित था। दोनों बच्चों के छोटे से बिस्तर पर फीके रंग की फूलों वाली चादर बिछी थी, लेकिन वह साफ सुथरी थी। हर छोटा विवरण एक माँ की अपने परिवार के लिए सावधानीपूर्वक देखभाल को दर्शाता था। पुराना घर, उसका क्या हुआ? रोहन ने पूछा जब उसने देखा कि प्रिया उसी पुराने एल्यूमीनियम केतली में चाय बना रही है जिसे वे शादी के शुरुआती सालों में इस्तेमाल करते थे। घर पिछले साल तूफान में ढह गया। मुझे अस्थायी रूप से यहां आना पड़ा, प्रिया ने संक्षिप्त उत्तर दिया। उसके हाथ दो टूटे हुए शीशे के गिलासों में चाय डाल रहे थे। रोहन ने चाय का गिलास लिया। इलायची की चाय की परिचित सुगंध ने उसे अचानक उन पुरानी वीकेंड की शामों की याद दिला दी जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय पीता था और दिन भर की छोटी छोटी बातों पर चर्चा करता था। उस समय प्रिया अक्सर उसके बगल में बैठती थी। उसका हाथ धीरे से उसके कंधे पर होता था और दोनों बच्चे शरारत से चारों ओर दौड़ते और कूदते थे। वह साधारण शाम की चाय उसके दिन का सबसे सुखद क्षण हुआ करती थी। अब दोनों के बीच का माहौल तनावपूर्ण और अजीब तरह से अपरिचित था। बच्चे कहाँ हैं? रोहन ने पूछा। उसकी आंखें चारों ओर खोज रही थीं। वे स्कूल से देर से आते हैं। आरव को गणित की ट्यूशन के लिए जाना पड़ता है और मायरा नानी के घर पर है, प्रिया ने जवाब दिया। उसकी आवाज में थोड़ी थकान थी। आरव बहुत ट्यूशन लेता है। उसमें बचपन से ही गणित की प्रतिभा है। अब शिक्षक कहते हैं कि वह एक विशेष स्कूल में प्रवेश पा सकता है, लेकिन मुझे चिंता है कि मेरे पास बाद में उसकी कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होंगे, उसने आगे कहा। उसकी आवाज में गर्व और चिंता दोनों थे। यह सोचकर रोहन का दिल दुख गया कि उसके बेटे को परिवार की कठिन परिस्थितियों के कारण अपनी पढ़ाई का अवसर छोड़ना पड़ सकता है। शर्मा आंटी कैसी हैं? रोहन ने अपनी पूर्व सास के बारे में पूछा। वह बूढ़ी हो गई हैं। उन्हें दिल की गंभीर बीमारी है। मुझे उन्हें नियमित रूप से चेक अप के लिए ले जाना पड़ता है, प्रिया ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर और चिंता थी। पिछले महीने उन्हें 10 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के बिल के लिए मुझे हर जगह से उधार लेना पड़ा। डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें सर्जरी की जरूरत है, लेकिन लागत बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। प्रिया का हर जवाब संक्षिप्त और शांत था, लेकिन रोहन उस शांति के पीछे की गहरी चिंताओं को महसूस कर सकता था। वह और पूछना चाहता था, जानना चाहता था कि पिछले 8 वर्षों में उसने क्या क्या सहा है, लेकिन वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। तभी आंगन से तेजी से कदमों की आवाज आई। मां, मैं आ गया, एक लड़के की साफ आवाज गूंजी। रोहन तेजी से खड़ा हो गया जब उसने अपने बेटे को झोपड़ी में आते देखा। आरव अब 12 साल का था। उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा लंबा और बड़ा था। उसका चेहरा बचपन में रोहन से बहुत मिलता था, लेकिन उसकी आंखें अपनी मां की तरह साफ थीं। उसकी पीठ पर एक पुराना स्कूल बैग था और उसके हाथ में कागज और पेंसिल का एक बंडल था। जब उसने घर में अजनबी आदमी को देखा तो आरव रुक गया और उसे खोजी नजरों से देखने लगा। नमस्ते पापा, प्रिया के इशारा करने के बाद लड़के ने कहा। उसके बेटे की आवाज में कोई अपनापन या खुशी नहीं थी, बस एक विनम्र औपचारिक अभिवादन था। आरव बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। रोहन ने अपने बेटे को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन आरव एक कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर दूरी का भाव था। मैं कपड़े बदलने जा रहा हूं, लड़के ने कहा और बिना पीछे देखे कपड़े बदलने वाले कोने की ओर चला गया। रोहन को लगा जैसे किसी ने उसके दिल में चाकू घोंप दिया हो। जिस बेटे को उसने कभी गोद में उठाया था, चलना सिखाया था, हर रात कहानियां सुनाई थीं,
वह अब उसे एक अजनबी की तरह देख रहा था। उसकी यादों में आरव एक हंसमुख लड़का था, जिसे पापा की गोद में रहना और आंगन में फुटबॉल खेलना सीखना पसंद था। अब वह लड़का एक परिपक्व और दूर की आंखों वाला किशोर बन गया था। बेटा बड़ा हो गया है ना? रोहन ने प्रिया से कहा। उसकी आवाज में पछतावा भरा था। हाँ, बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। अब आरव 7वीं कक्षा में है और गणित में राज्य स्तर पर एक उत्कृष्ट छात्र है, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज में अपने बेटे के लिए थोड़ा गर्व था। वह बहुत मेहनती है। हर रात 10 बजे तक बैठकर अपना होमवर्क करता है। कभी कभी वह मुझसे पापा के बारे में पूछता है, लेकिन मैं बस इतना कहती हूं कि पापा काम के लिए दूर गए हैं, प्रिया ने आगे कहा। उसकी आवाज में थोड़ी उदासी थी। आरव एक समझदार बच्चा है। वह घर के कामों में मां की मदद करना जानता है, अपनी छोटी बहन की देखभाल करता है। कभी कभी मुझे लगता है कि वह परिवार की स्थिति के बारे में चिंतित है, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता। और मायरा कैसी है? रोहन ने अपनी छोटी बेटी के बारे में पूछा। मायरा 8 साल की है, 3री कक्षा में पढ़ती है, बहुत अच्छी है। आज दोपहर वह नानी के घर खेलने गई है, रात को लौटेगी, प्रिया ने जवाब दिया। मायरा एक लड़की है, इसलिए वह आरव से ज्यादा भावुक है। कभी कभी वह पूछती है कि उसके सभी दोस्तों के पापा हैं, लेकिन उसके क्यों नहीं। मुझे समझाना पड़ता है कि पापा काम के लिए दूर गए हैं और बाद में उससे मिलने आएंगे। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हो रही है, वह पापा के बारे में कम पूछती है, प्रिया ने एक अवर्णनीय दुख के साथ कहा। रोहन ने जल्दी से मन में हिसाब लगाया। मायरा का जन्म 2016 में हुआ था, ठीक उसी समय जब उसका और प्रिया का तलाक हुआ था। शायद उस लड़की को अपने पिता की कोई याद नहीं थी। यह सोचकर रोहन का दिल दुख गया। पिछले 8 सालों में उसने अपने बच्चों के कितने महत्वपूर्ण पल खो दिए थे। जब वे बीमार पड़े, उनके स्कूल के पहले दिन, उनके पहले पुरस्कार, जीवन के बारे में उनके मासूम सवाल, यह सब उसके जाने बिना ही बीत गया था। क्या तुम दुखी हो, प्रिया? रोहन ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। प्रिया ने उसे कुछ देर देखा और फिर सिर हिला दिया। नहीं, मैं दुखी नहीं हूं। मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मेरी मां है, मेरे पास काम है, मैं जी सकती हूं। जिस तरह से उसने शांति से कहा, उसने रोहन को और भी दुखी कर दिया। वह जानता था कि प्रिया अपने कठिन जीवन की सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसके खुरदुरे हाथों को देखकर, उसके दुबले चेहरे को देखकर रोहन जानता था कि उसने अपने 2 बच्चों को पालने और अपनी बूढ़ी मां की देखभाल करने के लिए कितनी मुश्किलें झेली हैं। अब तुम क्या काम करती हो? उसने आगे पूछा। मैं बहुत सारे काम करती हूं, प्रिया ने उदासी से मुस्कुराते हुए कहा। सुबह 4 बजे मैं उठकर समोसे और जलेबी बनाती हूं, ताकि उन्हें बाजार में बेच सकूं। सुबह 6 बजे बाजार जाती हूं और 9 बजे वापस आती हूं। फिर बर्तन धोती हूं, घर साफ करती हूं, बच्चों के लिए दोपहर का खाना बनाती हूं। दोपहर 2 बजे लॉटरी टिकट बेचने जाती हूं, कस्बे की हर गली में घूमती हूं। शाम 6 बजे वापस आकर रात का खाना बनाती हूं। 8 बजे बच्चों को पढ़ाती हूं। रात 10 बजे जब बच्चे सो जाते हैं, तो मैं बेचने के लिए दुपट्टों और साड़ियों पर कढ़ाई करने बैठती हूं। प्रिया ने अपने दिन की दिनचर्या का विवरण ऐसे दिया जैसे वह किसी और की जिंदगी के बारे में बात कर रही हो। रविवार को मैं लॉटरी टिकट बेचने नहीं जाती। बजाय इसके मैं कस्बे के कुछ अमीर परिवारों के लिए घरेलू काम करने जाती हूं। महीने के अंत में मैं अपने बच्चों को पालने, उनकी स्कूल की फीस भरने और मां के लिए दवा खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे कमा लेती हूं।
रोहन ने सुना और उसका दिल बैठ गया। जिस महिला से वह कभी प्यार करता था, उसे अब दिन रात काम करना पड़ता था, सिर्फ गुजारा करने के लिए। उसे याद आया कि प्रिया एक किंडरगार्टन टीचर थी, एक आसान और सम्मानित नौकरी। अब उसे अपनी जीविका चलाने के लिए बाइन, लॉटरी टिकट बेचना और हर तरह के काम करने पड़ते थे। तुमने स्कूल में नौकरी के लिए फिर से आवेदन क्यों नहीं किया? उसने पूछा। मैंने किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने बहुत लंबा ब्रेक ले लिया है। मेरा पुराना डिप्लोमा अब उपयुक्त नहीं है। उन्हें छोटे, नए डिप्लोमा वाले लोगों की जरूरत है, प्रिया ने जवाब दिया। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी। कोई बात नहीं, मैं यह काम भी कर सकती हूं, जब तक मैं अपने बच्चों को पाल सकती हूं। उस रात रोहन पास के शहर में बुक किए गए लग्जरी होटल के कमरे में सो नहीं सका। प्रिया की अस्थायी झोपड़ी में दुबली, पतली छवि उसे पूरी रात परेशान करती रही। अगली सुबह उसने वापस जाने और अपनी पूर्व पत्नी की दैनिक जिंदगी को देखने का फैसला किया, ताकि वह उसकी स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सके। रोहन ने अपनी कार दूर खड़ी की और घर के पास पैदल गया, देखने के लिए एक झाड़ी के पीछे छिप गया। सुबह 4 बजे, जब आसमान अभी भी धुंधला था, प्रिया जाग गई। वह धीरे से झोपड़ी से बाहर निकली, हाथ में एक बाल्टी लेकर घर के बगल के कुएं से पानी लेने गई। उसके हाव भाव इतने कुशल और तेज थे, मानो वह इस जिंदगी की बहुत पहले से आदी हो। अपना चेहरा धोने और कपड़े बदलने के बाद प्रिया ने दलिया पकाने और बाजार में बेचने के लिए समोसे बनाने के लिए आग जलाई। उबलते तेल की आवाज और समोसों की सुगंध ने रोहन को उनकी शादी के शुरुआती दिनों की याद दिला दी, जब प्रिया अक्सर सुबह जल्दी उठकर उसके काम पर जाने से पहले उसके लिए खाना बनाती थी। लेकिन अब वह अपने पति के लिए नहीं, बल्कि समोसे बेचकर अपने परिवार का पेट पालने के लिए खाना बना रही थी। सुबह 5 बजे तक प्रिया ने 2 बड़े डिब्बों में समोसे और चटनी भर ली थी और अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर बाजार के लिए निकल पड़ी। रोहन ने चुपचाप अपने भाई से उधार ली हुई मोटरसाइकिल पर उसका पीछा किया। बाजार में उसने एक छोटा सा कोना किराए पर लिया, एक चटाई बिछाई और अपना सामान सजाया। 3 घंटे तक प्रिया बिना रुके समोसे बेचती रही। जब भी कोई ग्राहक आता, वह एक दोस्ताना मुस्कान के साथ उनका स्वागत करती। प्रिया बहन, आज गरम समोसे हैं क्या? एक बूढ़ी औरत ने स्टॉल के पास आकर पूछा। हाँ अम्मा, अभी अभी बनाए हैं, गर्मा गर्म हैं। कितने चाहिए आपको? प्रिया ने एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ जवाब दिया। मुझे 5 दे दो, तुम बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाती हो। बूढ़ी औरत ने प्रशंसा की। शुक्रिया अम्मा, घर जाकर गरम गरम ही खाना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। प्रिया ने ध्यान से समोसे पैक किए और ग्राहक को दे दिए। रोहन ने अपनी पूर्व पत्नी को देखा। उसका दिल दया और पछतावे से भर गया। जिस महिला को वह कभी महत्वाकांक्षाहीन मानता था, जो सिर्फ एक साधारण जीवन जीना जानती थी, वह अब इतनी मेहनती और मजबूत थी। शायद वह प्रिया को पूरी तरह समझने में गलत था। सुबह लगभग 9 बजे, जब सारा सामान बिक गया, तो प्रिया ने सब कुछ समेटा और अपने बच्चों को स्कूल ले जाने की तैयारी के लिए घर लौट आई। आरव और मायरा साफ सुथरी स्कूल यूनिफॉर्म में थे। कठिन परिस्थितियों के बावजूद प्रिया अपने बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल करती थी। माँ, मुझे भूख लगी है, मायरा ने अपनी माँ से लाड किया। ठीक है बेटा, माँ तुम्हारे लिए मैगी बना देती है। फिर स्कूल जाना। प्रिया ने अपनी छोटी बेटी को गले लगाया और उसके गाल पर चूमा। रोहन को अचानक लगा कि उसने ऐसे कितने प्यारे पल खो दिए हैं। ये साधारण प्यार भरे इशारे उसके पास मौजूद सारे पैसे से ज्यादा कीमती थे। दोपहर में
प्रिया फिर से लॉटरी टिकट बेचने के लिए सड़कों पर निकल गई। वह एक गली से दूसरी गली तक पैदल चलती रही। तेज धूप में हर कदम भारी लग रहा था। लॉटरी ले लो, लॉटरी ले लो, किसी को लॉटरी चाहिए। उसकी आवाज भीड़ भरी सड़क पर गूंज रही थी। कई बार जब कोई ग्राहक नहीं होता, तब भी प्रिया धैर्यपूर्वक हर चौराहे, हर सड़क पर चलती रहती। रोहन दूर से उसका पीछा कर रहा था। अपनी पूर्व पत्नी को इतनी मेहनत करते देख उसका दिल टूट रहा था। जिस महिला की रक्षा और पालन पोषण का उसने कभी वादा किया था, वह अब कठोर जीवन से अकेले लड़ रही थी। शाम को प्रिया घर लौटकर परिवार के लिए खाना बनाती और बच्चों को पढ़ाती। रोहन ने झोपड़ी की खिड़की से झांका। उसने देखा कि वह अपने बेटे के बगल में बैठी धैर्यपूर्वक एक कठिन गणित की समस्या समझा रही है। माँ, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है, आरव ने कहा। कोई बात नहीं बेटा, माँ तुम्हें फिर से समझाएगी। बस शांत रहो, धीरे धीरे सोचो, प्रिया ने अपने बेटे को एक कोमल आवाज में प्रोत्साहित किया। रोहन को याद आया कि वह भी ऐसा ही करता था। हर शाम अपने बेटे को पढ़ाता था, लेकिन अब एक पिता की भूमिका उसने खुद ही छोड़ दी थी और प्रिया को अकेले ही दोनों भूमिकाएं निभानी पड़ रही थीं। बच्चों के सो जाने के बाद प्रिया ने अपना काम जारी रखा। वह अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए साड़ियों और दुपट्टों पर फूल काढ़ने बैठ गई। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन फिर भी हर सुई, हर धागे पर केंद्रित थीं। खोपड़ी की मंद एलईडी लाइट ने प्रिया के चेहरे को और भी थका हुआ बना दिया, लेकिन फिर भी एक अटूट दृढ़ता झलक रही थी। अगले दिन रोहन ने परिवार की स्थिति के बारे में और जानने के लिए अपनी पूर्व सास से मिलने का फैसला किया। श्रीमती शर्मा, प्रिया की मां, पास के एक छोटे से घर में रहती थीं। जब उन्होंने रोहन को देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं, लेकिन वे दुखी लग रही थीं। रोहन बेटा, तुम आए, कितने समय बाद तुम्हें देखा, श्रीमती शर्मा ने कहा। उनकी आवाज में हल्की सी शिकायत थी। माफ करना मां, मैं पिछले कुछ सालों में काम में बहुत व्यस्त था। रोहन ने सिर झुकाकर माफी मांगी। मैंने सुना है कि प्रिया मुश्किल में है। क्या हुआ मां? उसने पूछा। श्रीमती शर्मा ने एक गहरी सांस ली और रोहन को एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। क्या तुम जानते हो कि प्रिया ने इस परिवार के लिए कितना त्याग किया है? जिस दिन से तुम गए हो, उसे अकेले ही 2 बच्चों को पालना पड़ा और इस बीमार बूढ़ी औरत की भी देखभाल करनी पड़ी। कई अच्छे लोगों ने उसका हाथ मांगना चाहा, लेकिन उसने सबको मना कर दिया, यह कहते हुए कि वह नहीं चाहती कि उसके बच्चे किसी और को पापा कहें। उनकी बातों ने रोहन को ऐसा महसूस कराया जैसे कोई उसका दिल निचोड़ रहा हो। फिर पिछले साल एक बड़े तूफान ने घर गिरा दिया। प्रिया को अपनी सारी जमीन बेचनी पड़ी, यहां तक कि तुम्हारी दी हुई शादी की अंगूठी भी बेचनी पड़ी ताकि मरम्मत के लिए और मेरी देखभाल के लिए पैसे जुटा सके। श्रीमती शर्मा ने कहा। उनके झुर्रीदार चेहरे पर आंसू बह रहे थे। तो प्रिया ने मदद के लिए मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? रोहन ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने मुझे तुमसे संपर्क करने से मना कर दिया था। उसने कहा कि तुम्हारी एक नई जिंदगी है, उसे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए। एक बार मैंने कहा कि मैं तुम्हें फोन करूंगी, तो वह रो पड़ी और मुझसे ऐसा न करने की भीख मांगने लगी। उसने कहा कि वह नहीं चाहती कि तुम उस पर तरस खाओ। श्रीमती शर्मा ने जो कुछ भी कहा, वह हर शब्द रोहन के दिल में एक चाकू की तरह चुभ रहा था। लेकिन सच तो यह है कि वह अब भी तुमसे प्यार करती है, रोहन बेटा। हर रात वह हमारी पुरानी शादी की तस्वीर को देखती है और चुपचाप रोती है। उसे लगता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन एक मां होने के नाते मैं अपनी बेटी का दर्द कैसे नहीं जान सकती। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी,
रोहन को और भी ज्यादा अपराधबोध और पछतावा महसूस हुआ। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा झकझोरने वाली थी वह अभी तक सामने नहीं आई थी। माँ, घर कैसे गिर गया? वह तो मजबूती से बना था, रोहन ने पूछा। श्रीमती शर्मा कुछ देर झिझकीं और फिर बोलीं, सच तो यह है कि घर तूफान से नहीं गिरा। प्रिया को कर्ज चुकाने के लिए घर बेचना पड़ा। कैसा कर्ज मां? रोहन ने पूछा। उसके दिल में अचानक एक बुरी आशंका हुई। बैंक का कर्ज जो तुमने अपने शुरुआती कारोबार के लिए लिया था। उस समय तुमने प्रिया के नाम पर कर्ज लिया था और जब तुम चले गए तो तुम उसे चुका नहीं पाए। बैंक कर्ज की मांग कर रहा था। वे संपत्ति जब्त करने वाले थे। प्रिया नहीं चाहती थी कि बच्चों पर कर्जदार होने का धब्बा लगे, इसलिए उसने घर बेचकर सब कुछ चुका दिया। श्रीमती शर्मा ने कांपती आवाज में कहा। रोहन को जैसे बिजली का झटका लगा हो। उसे याद आया 9 साल पहले जब उसने अपना कारोबार शुरू किया था तो उसने प्रिया के नाम पर बैंक से 50 लाख रुपए का कर्ज लिया था। उस समय उसने हर महीने नियमित रूप से किस्त चुकाने का वादा किया था। लेकिन जब कारोबार विफल हो गया और वह शहर चला गया तो वह इस कर्ज के बारे में भूल गया। 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ कर्ज की राशि 5 करोड़ रुपए से अधिक हो गई थी। प्रिया ने चुपचाप अपनी सारी संपत्ति बेच दी थी और बिना किसी शिकायत या मांग के उसके कर्ज को चुकाने के लिए अथक परिश्रम किया था। प्रिया ने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? रोहन ने घेर-नाव आवाज में पूछा। उसने कहा कि यह पति पत्नी का कर्ज है। अब जब तुम सफल हो गए हो तो वह खुश है। वह कर्ज चुकाना चाहती थी ताकि बच्चों को शर्मिंदा न होना पड़े। उसने कहा कि वह नहीं चाहती कि तुम परिवार के प्रति दोषी महसूस करो। श्रीमती शर्मा की कहानी एक सुनामी की तरह थी जिसने रोहन की खुद के बारे में सोची गई हर चीज को बहा दिया। उसे एहसास हुआ कि वह न केवल एक बुरा पति था, बल्कि एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति भी था, जिसने अपनी पत्नी और बच्चों पर वित्तीय बोझ डाल दिया। प्रिया, जिस महिला को वह कभी कमजोर समझता था, वह सबसे मजबूत और महान व्यक्ति थी जिसे वह कभी जानता था। उसने परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए और उसे शहर में अपने करियर को आगे बढ़ाने की शांति देने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। हर मुश्किल को सहा था। उस रात अचानक तेज बारिश होने लगी। रोहन होटल के कमरे में लेटा हुआ था जब उसे अपने भाई का फोन आया। भाई, मायरा ने फोन करके रोते हुए बताया कि हवा ने उनकी झोपड़ी की छत उड़ा दी है और पानी अंदर भर गया है, जिससे सब कुछ गीला हो गया है। प्रिया भाभी और बच्चे बाहर ठंड में कांप रहे हैं। यह सुनकर रोहन तुरंत गाड़ी चलाकर वहां पहुंचा। जब वह पहुंचा तो सामने का दृश्य देखकर उसका रोना आ गया। प्रिया बारिश में कांपते हुए अपने दोनों बच्चों को गले लगाए हुए थी। झोपड़ी हवा से पूरी तरह उड़ चुकी थी। सारा सामान भीग चुका था। बच्चों की किताबें कीचड़ भरे पानी में तैर रही थीं। प्रिया, रोहन ने जोर से पुकारा और दौड़कर गया। प्रिया ने सिर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में बारिश के पानी के साथ आंसू भी थे। मां कहाँ है? उसने चिंता से पूछा। मां बेहोश हो गई हैं, प्रिया ने सिसकियों के बीच कहा। रोहन ने देखा कि श्रीमती शर्मा झोपड़ी के बचे हुए कोने में बेहोश पड़ी हैं। उनका चेहरा नीला पड़ गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने श्रीमती शर्मा को अपनी गोद में उठाया और प्रिया को तुरंत कार में बैठने का आदेश दिया। हमें उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। इस बार प्रिया ने मना नहीं किया। वह अपने दोनों बच्चों को लेकर कार में बैठ गई और अपने भीगे हुए सामान को मूसलाधार बारिश में छोड़ दिया। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि श्रीमती शर्मा को एक गंभीर दिल का दौरा पड़ा है
और उनकी जान बचाने के लिए तुरंत सर्जरी की जरूरत है। सर्जरी की लागत 50 लाख रुपए थी, जो प्रिया के लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। वह अस्पताल के गलियारे में एक कुर्सी पर गिर पड़ी, अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मेरे पास पैसे नहीं हैं, अब क्या होगा? प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में निराशा थी। रोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अभी हमें मां को बचाने की जरूरत है। प्रिया ने रोते हुए अपनी लाल आंखों से उसे देखा। तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है, वह मेरी मां है, मैं खुद संभाल लूंगी, उसने अपने स्वाभिमान को बनाए रखते हुए कहा। प्रिया, वह मेरी भी मां है। उन्होंने मुझे हमेशा अपने बेटे की तरह माना है। अब जब वह बीमार हैं, तो मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता, रोहन ने ईमानदारी से कहा। इसके अलावा मैंने इस परिवार के साथ बहुत गलत किया है, मुझे थोड़ा सा प्रायश्चित करने दो। प्रिया ने उसे घूर कर देखा। उसकी आंखों में एक हिचकिचाहट थी। अंत में अपनी मां की जान के लिए वह सहमत हो गई। रोहन ने तुरंत बेंगलुरु के सर्वश्रेष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञों से संपर्क किया। श्रीमती शर्मा को सर्वोत्तम परिस्थितियों में स्थानांतरित करने और सर्जरी की व्यवस्था की। उसने वीआईपी कमरा भी बुक किया ताकि प्रिया और बच्चों को इंतजार के दौरान आराम करने की जगह मिल सके। सर्जरी का इंतजार करते समय रोहन को 8 साल की दूरी के बाद अपने दोनों बच्चों से बात करने का मौका मिला। मायरा, छोटी होने के कारण, धीरे धीरे अपने पिता के साथ सहज और करीब हो गई, लेकिन आरव अभी भी दूर और ठंडा व्यवहार कर रहा था। तुम मुझसे नाराज हो, है ना आरव? रोहन ने पूछा जब वे दोनों गलियारे के एक कोने में अकेले बैठे थे। आरव कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मुझे समझ नहीं आता कि आप मां और हमें इस तरह कैसे छोड़ सकते हैं। मां ने बहुत दुख झेला है पापा। कई रातें मैंने मां को चुपचाप रोते देखा है। उन्हें लगता था कि मुझे पता नहीं है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं गलत था, रोहन ने गहर नाव आवाज में कहा। मैंने सोचा कि सफल होकर ही मैं परिवार को एक बेहतर जीवन दे सकता हूं, लेकिन मैं बहुत स्वार्थी था। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। आरव ने अपने पिता को देखा। उसकी आंखों में एक हिचकिचाहट थी। क्या आपको सच में पछतावा है? उसने पूछा। हाँ बेटा, मुझे बहुत पछतावा है। मैंने तुम्हारे और मां के साथ सबसे कीमती साल खो दिए हैं। अब मैं बस थोड़ी सी भरपाई करने की उम्मीद करता हूं, रोहन ने ईमानदारी से जवाब दिया। 8 साल में पहली बार आरव ने अधिक अपनेपन के साथ पापा कहा। पापा, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूं? रोहन ने अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। उसके दिल में एक गर्मजोशी फैल गई। यह देखकर मायरा भी दौड़कर आई और अपने पापा और भाई दोनों को गले लगा लिया, जिससे एक गर्मजोशी भरा पारिवारिक आलिंगन बन गया। पापा, मुझे आपकी बहुत याद आई। मां कहती थीं कि आप काम के लिए दूर गए हैं, लेकिन आप हमसे मिलने क्यों नहीं आए? मायरा ने मासूमियत से पूछा। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा, रोहन ने वादा किया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। ये पल उन सभी सफलताओं से ज्यादा कीमती थे जो उसने पिछले 8 सालों में हासिल की थीं। इंतजार के दौरान प्रिया ने रोहन को पिछले कुछ सालों में परिवार के जीवन के बारे में बताया। जब तुम शुरू में गए थे, तो मुझे उम्मीद थी कि तुम वापस आओगे। मैंने तुम्हारा कमरा वैसे ही रखा, सब कुछ वैसे ही रखा, लेकिन फिर समय बीतता गया और मैं समझ गई कि तुमने एक अलग रास्ता चुन लिया है, उसने कहा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें थोड़ी उदासी थी। जब बैंक कर्ज मांगने आया, तब मुझे पता चला कि तुमने मेरे नाम पर पैसे उधार लिए थे। पहले तो मैं बहुत नाराज हुई,
सोच रही थी कि तुम मुझे और बच्चों को परिणाम भुगतने के लिए कैसे छोड़ सकते हो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यह हमारे पति पत्नी का कर्ज है। तुम चले गए थे तो मुझे ही इसे उठाना था। तुमने मुझे इस बारे में बताने के लिए संपर्क क्यों नहीं किया? रोहन ने पछतावे से भरे मन से पूछा। मैंने कई बार फोन करने का सोचा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम बड़े शहर में अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। न ही मैं चाहती थी कि तुम हमारे परिवार पर तरस खाओ, प्रिया ने जवाब दिया। इसके अलावा मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे स्वाभिमान के साथ बड़े हों, न कि कर्जदारों के बच्चे कहलाएं। मैंने सब कुछ खुद ही संभालने का फैसला किया। इन शब्दों ने रोहन को प्रिया को और भी महान और खुद को छोटा महसूस कराया। इस महिला ने परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए और उसे अपने सपनों को पूरा करने की शांति देने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। सर्जरी 6 घंटे तक चली। अंत में डॉक्टर एक मुस्कान के साथ बाहर आए। उन्होंने घोषणा की कि सर्जरी सफल रही और श्रीमती शर्मा खतरे से बाहर हैं। प्रिया ने अपने दोनों बच्चों को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। इस बार ये खुशी के आंसू थे। रोहन ने अपने छोटे से परिवार को देखा, उसका दिल खुशी से भर गया। उसे एहसास हुआ कि यही असली सफलता है, जब आपके प्रियजन सुरक्षित हों और परिवार फिर से एक हो जाए। जब प्रिया को पता चला कि रोहन ने अपनी मां की सर्जरी और विशेष देखभाल के सभी खर्चों का भुगतान कर दिया है, तो वह रो पड़ी और बोली, यह मत सोचना कि ऐसा करने से तुम अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। प्रिया, तुम सही कह रही हो। मैं जानता हूं। मैं यह उम्मीद नहीं करता कि तुम मुझे तुरंत माफ कर दोगी। मैं बस एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। यह साबित करना चाहता हूं कि मैं बदल गया हूं। रोहन ने ईमानदारी से जवाब दिया। मैं तुमसे मेरे पास वापस आने की विनती नहीं कर रहा हूं। मैं बस परिवार के साथ रहना चाहता हूं, बच्चों की देखभाल करना चाहता हूं और जो मैंने खोया है उसकी भरपाई करना चाहता हूं। 3 महीने बाद श्रीमती शर्मा पूरी तरह से ठीक हो गईं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इस दौरान रोहन ने अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव किए थे। उसने अपनी कंपनी का मुख्यालय कानपुर स्थानांतरित करने का फैसला किया। यह एक साहसिक निर्णय था जिसने कई भागीदारों और कर्मचारियों को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या आप इस फैसले को लेकर निश्चित हैं? कंपनी के उपाध्यक्ष ने एक महत्वपूर्ण बैठक में पूछा। मैं पूरी तरह से निश्चित हूं। बेंगलुरु ने मुझे कई अवसर दिए हैं, लेकिन अब मैं एक नई जगह में निवेश करना चाहता हूं और अपने परिवार के करीब रहना चाहता हूं। रोहन ने अटूट संकल्प के साथ उत्तर दिया। कंपनी को स्थानांतरित करना आसान नहीं था। रोहन को सैकड़ों कर्मचारियों को कानपुर आने के लिए मनाना पड़ा। बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण करना पड़ा और पूरे व्यावसायिक संचालन का पुनर्गठन करना पड़ा, लेकिन उसने यह सब उच्च दृढ़ संकल्प के साथ किया, क्योंकि वह जानता था कि यह अपने परिवार को बचाने के लिए एक आवश्यक कदम था। साथ ही उसने गंगा के किनारे एक सुंदर घर खरीदा ताकि प्रिया और बच्चों के पास रहने के लिए एक स्थिर जगह हो। घर में आधुनिक वास्तुकला थी, लेकिन फिर भी पारंपरिक स्पर्श था, जिसमें बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा आंगन और प्रिया के लिए सब्जियां उगाने के लिए एक छोटा बगीचा था। शुरू में प्रिया ने घर लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह इतनी अच्छी चीजों के लायक नहीं है। मैं यह स्वीकार नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें पूरी तरह से माफ नहीं किया है। उसने कहा जब रोहन उसे घर दिखाने ले गया, तुम्हें मुझे तुरंत माफ करने की जरूरत नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि बच्चों को एक बेहतर रहने का माहौल मिले। यह एक उपहार नहीं है, बल्कि एक पिता के रूप में मेरी जिम्मेदारी है, रोहन ने समझाया। अपने दोनों बच्चों की खुशी को बड़े आंगन में दौड़ते और कूदते देखकर और अपनी बूढ़ी मां की सलाह पर प्रिया अंततः सहमत हो गई। बेटा,
उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दो। उसने अपनी ईमानदारी साबित कर दी है। इसके अलावा बच्चों को एक बेहतर रहने के माहौल की जरूरत है। श्रीमती शर्मा ने अपनी बेटी को प्यार भरी आवाज में सलाह दी। रोहन एक ही घर में नहीं रहता था, बल्कि लगभग 10 मिनट की ड्राइव पर एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। वह प्रिया के फैसले का सम्मान करना चाहता था और यह साबित करना चाहता था कि वह शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से बदल गया है। हर सुबह वह काम पर जाने से पहले अपने बच्चों के साथ नाश्ता करने के लिए परिवार से मिलने जाता था। शाम को वह अक्सर बच्चों को होमवर्क में मदद करने और स्कूल में उनके दिन के बारे में बात करने के लिए आता था। प्रिया शुरू में थोड़ी असहज थी, लेकिन धीरे धीरे उसे उसकी उपस्थिति की आदत हो गई। प्रिया को रोहन ने अपनी कंपनी की कानपुर शाखा के लिए मानव संसाधन निदेशक के रूप में काम करने का प्रस्ताव दिया। यह एक आकर्षक वेतन के साथ एक महत्वपूर्ण पद था, लेकिन प्रिया झिझक रही थी। मुझे एक बड़ी कंपनी में काम करने का कोई अनुभव नहीं है। मुझे डर है कि मैं आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाऊंगी। उसने अपनी चिंता व्यक्त की। तुम्हारे पास एक परिवार के प्रबंधन का अनुभव है। तुम जानती हो कि दूसरों की देखभाल और उन्हें कैसे प्रोत्साहित किया जाए। ये ठीक वही गुण हैं जो एक मानव संसाधन निदेशक के लिए आवश्यक हैं। रोहन ने उसे प्रोत्साहित किया। इसके अलावा तुम्हें कार्यभार संभालने से पहले पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा। उसके प्रोत्साहन और एक स्थिर नौकरी की जरूरत के साथ प्रिया अंततः सहमत हो गई। काम पर अपने शुरुआती दिनों में प्रिया को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आधुनिक कार्यालय का माहौल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और पेशेवर काम करने का तरीका उसके पिछले लॉटरी टिकट बेचने वाले जीवन से बहुत अलग था। लेकिन दृढ़ता और तेजी से सीखने की क्षमता के साथ उसने धीरे धीरे खुद को ढाल लिया। प्रिया के पास एक बड़ा फायदा था कि वह श्रमिकों के मनोविज्ञान को समझती थी, खासकर उन लोगों को जिनकी परिस्थितियां कठिन थीं। वह अक्सर कर्मचारियों के लिए सहायता कार्यक्रम आयोजित करती थी, मनोवैज्ञानिक परामर्श से लेकर कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाले परिवारों की मदद करने तक। जल्द ही वह कंपनी में सबसे पसंदीदा व्यक्ति बन गई। आरव और मायरा धीरे धीरे अपने पिता के करीब आ गए। वीकेंड परिवार के लिए सबसे कीमती समय बन गया। रोहन अक्सर बच्चों को गंगा के मैदानी इलाकों में ऐतिहासिक स्थलों की खोज करने, फिल्में देखने या बस घर के आंगन में पुराने आम के पेड़ के नीचे बैठकर जीवन के बारे में बात करने के लिए ले जाता। पापा, मैं आपकी तरह प्रोग्रामिंग सीखना चाहता हूँ, आरव ने एक वीकेंड की दोपहर को कहा जब पूरा परिवार नए घर के बरामदे में बैठकर गंगा पर सूर्यास्त देख रहा था। सच में बेटा, तुम्हें प्रोग्रामिंग क्यों पसंद है? रोहन ने पूछा। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। मैं ऐसे एप्लीकेशन बनाना चाहता हूं जो लोगों की मदद करें, खासकर ऐसे एप्लीकेशन जो गरीब परिवारों को बेहतर ढंग से पढ़ने में मदद करें। मैंने देखा है कि मेरे गांव के कई दोस्तों के पास ट्यूशन के लिए पैसे नहीं हैं। अगर एक मुफ्त लर्निंग ऐप हो तो कितना अच्छा होगा। आरव ने चमकती आंखों से जवाब दिया। रोहन ने अपने बेटे को गले लगा लिया। उसका दिल गर्व से भर गया। उसका बेटा एक आदर्शवादी और दयालु व्यक्ति बन गया था, जो 13 साल की उम्र में हर बच्चे में नहीं होता है। पापा तुम्हें बेसिक से प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, लेकिन तुम्हें पहले अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा करने का वादा करना होगा। रोहन ने शर्त रखी। और तुम क्या बनोगी? मायरा, रोहन ने अपनी छोटी बेटी से पूछा जो बगल में पेंटिंग कर रही थी। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं ताकि मैं नानी और उन गरीब लोगों का इलाज कर सकूं जिनसे मां मिलती थीं। मायरा ने एक प्यारी सी गंभीर आवाज में जवाब दिया। उसके हाथ अभी भी पेंटिंग करने में व्यस्त थे। मैंने देखा कि जब नानी बीमार थीं और इलाज के लिए पैसे नहीं थे तो मां कितनी दुखी थीं। मैं एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूं ताकि मैं कई लोगों की मदद कर सकूं।
प्रिया पास में बैठी अपनी बेटी की बातें सुन रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि अतीत की कठिनाइयां उसके बच्चों में इतनी दयालु आत्मा पैदा करेंगी। प्रिया ने पिता और बच्चों को एक सौम्य मुस्कान के साथ बात करते देखा। ऐसे क्षणों में उसे लगा जैसे परिवार पहले जैसा हो गया है, उन सुखद दिनों की तरह जब रोहन ने जाने का फैसला नहीं किया था। लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया कि सब कुछ ठीक होने में समय लगता है, प्यार फिर से पैदा हो सकता है, लेकिन विश्वास को हर दिन बनाना पड़ता है। 1 साल बाद आरव के मिडिल स्कूल ग्रेजुएशन समारोह में वह न केवल एक उत्कृष्ट छात्र था, बल्कि उसने राज्य के एक विशेष गणित स्कूल में पूरी छात्रवृत्ति भी हासिल की। यह क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित स्कूल था। देश भर के कई प्रतिभाशाली छात्र वहां पढ़ने का सपना देखते थे। प्रिया अपने बेटे पर गर्व से फूट फूट कर रो पड़ी। इतने सालों तक अकेले अपने बेटे को पालने की मेहनत का अंत में उसे मीठा फल मिला। रोहन बगल में खड़ा था और वह भी अपने आंसू नहीं रोक सका। उसे अपने बच्चे के जीवन के इतने महत्वपूर्ण क्षणों को खोने का पछतावा हुआ। शुक्रिया माँ, मुझे बड़ा करने के लिए। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। आरव ने अपनी माँ को गले लगाया और ईमानदारी से कहा, शुक्रिया पापा, परिवार में वापस आने के लिए। मैं जानता हूं कि आपने अपनी अनुपस्थिति के वर्षों की भरपाई के लिए बहुत कोशिश की है। वह अपने पिता को गले लगाने के लिए मुड़ा। उस क्षण रोहन को लगा कि उसे उन लोगों द्वारा वास्तव में माफ कर दिया गया है जिन्हें वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। अपने बच्चों द्वारा स्वीकार किए जाने और फिर से प्यार किए जाने से बेहतर कोई एहसास नहीं था। उस शाम आरव की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए एक छोटी सी पार्टी आयोजित करने के बाद जब बच्चे सो गए तो प्रिया और रोहन घर के बरामदे में बात कर रहे थे। पूर्णिमा का चांद गंगा के पानी पर चमक रहा था, जिससे एक काव्यात्मक दृश्य बन रहा था। पुराने पेड़ों से झींगुरों की आवाज एक शांत प्राकृतिक संगीत बना रही थी। प्रिया, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। मैं यह उम्मीद करने की हिम्मत नहीं करता कि तुम मेरे पास पहले की तरह वापस आ जाओगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं सच में बदल गया हूं। रोहन ने शांत रात में ईमानदारी से कहा। प्रिया कुछ देर चुप रही, शांति से बहती नदी को देखती रही। रोहन, मुझे समय चाहिए। पिछले 8 सालों में मुझे आत्मनिर्भर और मजबूत रहने की आदत हो गई है। मैं आसानी से फिर से भरोसा नहीं कर सकती, उसने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट थी। मुझे डर है कि किसी दिन तुम फिर से चले जाओगे और इस बार मैं इतनी मजबूत नहीं रह पाऊंगी। मैं समझता हूं, मैं इंतजार करूंगा, भले ही मुझे पूरी जिंदगी इंतजार करना पड़े। रोहन ने बिना किसी जल्दबाजी या दबाव के जवाब दिया, लेकिन मुझे यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हें बदलते हुए और परिवार की देखभाल करते हुए देखकर मुझे खुशी होती है। प्रिया ने जारी रखा। उसकी आवाज में और कोमलता थी, खासकर बच्चों को अपने पास पाकर खुश देखना। मुझे एहसास हुआ कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं एक पिता की भूमिका की जगह नहीं ले सकती। बच्चों को एक पिता की जरूरत है और मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। आखिरी शब्द बहुत धीरे से कहे गए थे, लेकिन रोहन ने उन्हें फिर भी सुन लिया। इन शब्दों ने उसके दिल में जमी बर्फ को पिघला दिया। वह जानता था कि यह एक लंबी सुलह की यात्रा की शुरुआत है। 2 साल बाद मायरा के 10वें जन्मदिन पर जब पूरा परिवार प्रिया द्वारा खुद बनाए गए राजकुमारी के आकार के केक के चारों ओर इकट्ठा हुआ, तो प्रिया ने अचानक कहा, बच्चों, क्या तुम चाहते हो कि पापा और माँ फिर से शादी करें? आरव और मायरा ने ऐसे तालियां बजाईं जैसे यह सबसे अच्छा जन्मदिन का उपहार हो। माँ, क्या आप सच कह रही हैं? क्या पापा और माँ फिर से शादी करेंगे? मायरा ने
अपनी आंखों में सितारों जैसी चमक के साथ पूछा, तो अब से हम एक असली परिवार होंगे, है ना माँ? आरव भी अपनी खुशी नहीं छिपा सका। रोहन ने अविश्वसनीय नजरों से प्रिया को देखा। इतने सालों के इंतजार और कोशिश के बाद अंत में उसने वे शब्द सुने जिनकी वह सबसे ज्यादा लालसा कर रहा था। क्या तुम निश्चित हो? मैं नहीं चाहता कि तुम बच्चों पर तरस खाकर यह फैसला लो। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए पूछा कि प्रिया वास्तव में यही चाहती है। मैंने बहुत सोचा है। पिछले 3 सालों में मैंने देखा है कि तुम सच में बदल गए हो। तुमने परिवार के प्रति अपना प्यार और जिम्मेदारी साबित कर दी है। मुझे विश्वास है कि हम फिर से शुरू कर सकते हैं, प्रिया ने जवाब दिया। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। इसके अलावा मुझे एहसास हुआ कि मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूं। भूलने की बहुत कोशिश करने के बावजूद वह प्यार अभी भी मेरे दिल में है। दूसरी शादी दोनों परिवारों और करीबी दोस्तों की उपस्थिति में घर पर ही सादगी से आयोजित की गई। कोई भव्यता या दिखावा नहीं था, बस सच्चा प्यार और दो लोगों का वादा था कि वे फिर कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। गंगा के किनारे का घर सफेद कमल के फूलों से सजाया गया था, जो प्रिया को सबसे ज्यादा पसंद थे। श्रीमती शर्मा, हालांकि 70 साल की थीं, फिर भी स्वस्थ थीं और अपनी बेटी को खुशी पाते देख अपनी खुशी नहीं छिपा सकीं। आखिरकार मैंने तुम्हें सच में मुस्कुराते हुए देखा है, उन्होंने तैयारी के दौरान प्रिया से कहा। मेहमानों के सामने अपने भाषण में रोहन ने भावुक होकर कहा, मैं सोचता था कि सफलता बहुत सारा पैसा, एक उच्च पद होना है जिससे दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है। लेकिन अब मैं समझ गया हूं, असली सफलता तब होती है जब आपका परिवार खुश होता है, जब आपके बच्चे सुरक्षित होते हैं, जब आप जिसे प्यार करते हैं वह आपके साथ होता है। मुझे यह समझने में 8 साल लग गए, लेकिन सौभाग्य से मेरे पास अपनी गलती सुधारने का एक मौका है। प्रिया सुन रही थी, खुशी के आंसू बह रहे थे। उसे कठिन दिन, अकेली रातें याद आईं, और अब वह सब बीत चुका था। आरव, जो अब 15 साल का था और बहुत परिपक्व हो गया था, बच्चों की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ। शुक्रिया पापा, वापस आने और यह साबित करने के लिए कि आप वास्तव में परिवार से प्यार करते हैं। मैं माँ को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें इतनी मजबूती से पाला और सबसे कठिन समय में भी हमेशा पापा के लिए प्यार बनाए रखा। हमारा परिवार अब वास्तव में पूरा हो गया है। मायरा, हालांकि केवल 11 साल की थी, आज के दिन का मतलब समझ गई और दौड़कर अपने माता पिता दोनों को कसकर गले लगा लिया। 3 साल बाद रोहन की कंपनी गंगा के मैदानी क्षेत्र में दृढ़ता से विकसित हो गई थी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अग्रणी प्रौद्योगिकी उद्यमों में से एक बन गई थी। उसने न केवल हजारों स्थानीय लोगों के लिए रोजगार पैदा किया, बल्कि समुदाय के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य परियोजनाओं में भी निवेश किया। प्रिया उप महाप्रबंधक बन गई, जो सामुदायिक विकास और धर्मार्थ कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार थी। उसके पास कर्मचारियों के मनोविज्ञान को समझने और मानवीय कल्याण कार्यक्रम बनाने की एक विशेष प्रतिभा थी। उसके प्रबंधन के तहत कंपनी काम करने के लिए एक आदर्श स्थान बन गई, जिसकी कई व्यावसायिक समाचार पत्रों ने प्रशंसा की। आरव 18 साल का हो गया था और उसने उच्चतम अंकों के साथ ईथ में सूचना प्रौद्योगिकी में प्रवेश प्राप्त किया था। न केवल अकादमिक रूप से प्रतिभाशाली, उसने कई स्वयंसेवी परियोजनाओं में भी भाग लिया। दूरदराज के क्षेत्रों के बच्चों के लिए मुफ्त सीखने के एप्लीकेशन बनाए। मैं शहर और ग्रामीण इलाकों के बीच शिक्षा के अंतर को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहता हूं। आरव ने अपने माता पिता के साथ अपनी नवीनतम परियोजना के बारे में साझा किया। रोहन ने अपने बेटे को देखा और उसका दिल गर्व से भर गया। उसका बेटा ठीक वैसा ही व्यक्ति बन गया था
जैसा वह चाहता था। सफल, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं भूला। प्रतिभाशाली, लेकिन दयालुता को नहीं भूला। मायरा अब 14 साल की, 9वीं कक्षा में थी और अभी भी डॉक्टर बनने के अपने सपने पर दृढ़ थी। वह न केवल प्राकृतिक विज्ञान में अच्छी थी, बल्कि अस्पताल और गांव के स्वास्थ्य केंद्र में स्वयंसेवी गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लेती थी। मैं बाल रोग विशेषज्ञ बनना चाहती हूं ताकि मैं बच्चों की देखभाल कर सकूं, जैसे नानी ने मेरी देखभाल की थी, मायरा ने अपने माता पिता से कहा। प्रिया ने सुना और उसकी आंखों में आंसू थे। वह समझ गई थी कि अतीत की कठिनाइयों ने उसके बच्चों में एक सुंदर, दयालु आत्मा बनाई है। श्रीमती शर्मा अब 73 साल की थीं, लेकिन फिर भी स्वस्थ और खुश थीं। वह अपनी बेटी के परिवार के साथ रहती थीं। उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती थी और उनके पोते पोतियों द्वारा उनका सम्मान किया जाता था। मैं सबसे ज्यादा खुश तब होती हूं जब मैं परिवार को इस तरह एक साथ देखती हूं, वह अक्सर कहती थीं। हर शाम मैं बच्चों को परियों की कहानियां, परिवार के प्यार और फिलियल पाइटी के बारे में कहावतें सुनाती हूं। हर शाम जब वह बरामदे में बैठकर प्रिया और बच्चों को नदी के किनारे छोटे से सब्जी के बगीचे की देखभाल करते हुए देखता, तो रोहन को अपने दादाजी की कहावत याद आती, सोना और पीतल मिले जुले रहते हैं। समझदार आदमी ही फर्क कर पाता है। अब वह समझ गया था कि परिवार ही असली सोने का खजाना है, जबकि पैसा और प्रसिद्धि केवल गौण चीजें हैं। उसने एक और सच्चाई भी समझी जो जीवन ने उसे सिखाई थी। सफलता जब साझा करने वाला कोई न हो, तो बस सोने चांदी से सजाया गया अकेलापन है। कुछ वीकेंड की शामों में पूरा परिवार एक छोटी नाव में बैठकर गंगा के चारों ओर घूमता था। प्रिया रोहन के बगल में बैठी थी, हाथ में हाथ डाले, अपने दोनों बच्चों को देखती हुई जो उत्साह से नदी के दोनों किनारों पर हरे भरे खेतों को एक दूसरे को दिखा रहे थे। क्या आपको बड़े शहर में विकास के अवसर छोड़ने का पछतावा है? प्रिया ने पूछा। नहीं प्रिया, मुझे केवल परिवार के साथ न रहने के 8 साल खोने का पछतावा है, रोहन ने जवाब दिया, अपनी पत्नी को और कसकर गले लगाते हुए। अब मेरे पास सब कुछ है, एक खुशहाल परिवार, एक सफल नौकरी और सबसे महत्वपूर्ण, तुम और बच्चे मेरे साथ हो। कहानी के अंत में रोहन को एहसास हुआ कि असली खुशी बैंक खाते में पैसे की संख्या नहीं है, बल्कि उसके बच्चों की हंसी, उसकी पत्नी की मुस्कान और उसकी आत्मा की शांति है। कभी कभी जो खो गया है, उसे वापस पाने के लिए हमें अपने अहंकार को छोड़ना होगा और बिना शर्त प्यार करना सीखना होगा। लोग अक्सर कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, और रोहन ने साबित कर दिया कि गलती सुधारने और परिवार में वापस आने में कभी देर नहीं होती। एक वीकेंड की दोपहर, जब पूरा परिवार सरल लेकिन प्यार भरे भोजन के लिए इकट्ठा हुआ था, तो प्रिया ने अचानक कहा, बच्चों, जानते हो, एक कहावत है जो मां को बहुत पसंद है, परिवार एक घोंसला है, होटल नहीं। अक्सर हम चाहे कितनी भी दूर चले जाएं, अंत में हम उसी जगह लौटेंगे जहां वे लोग हैं जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आरव ने समझकर सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया मां, पापा घर का रास्ता खोजने के लिए बहुत दूर चले गए थे, लेकिन सौभाग्य से उन्होंने रास्ता खोज लिया। मायरा हालांकि बड़ी हो गई थी, फिर भी अपनी मासूमियत बनाए हुए थी। अब पापा नहीं जाएंगे, है ना? वह हमेशा मेरे और मां के साथ रहेंगे, है ना? हाँ बेटी, पापा वादा करते हैं कि वह तुम्हें और मां को फिर कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। यह परिवार पापा का सबसे कीमती खजाना है। रोहन ने अपनी बेटी को गले लगाया और उसके माथे पर चूमा। प्रिया ने पिता और बेटी के प्यार भरे दृश्य को देखा।
उसके चेहरे पर खुशी छाई हुई थी। वह समझ गई थी कि यह दूसरी शादी केवल पुराने रोमांटिक प्यार पर आधारित नहीं है, बल्कि दो लोगों की परिपक्वता, समझ और जिम्मेदारी पर आधारित है, जिन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव किया है। यह एक परिपक्व, स्थायी और अधिक सुंदर प्यार था। और एक गर्म वीकेंड की शाम के सूर्यास्त में रसोई से प्रिया की आवाज गूंजी, रोहन, खाना खा लो। एक साधारण वाक्य जिसमें भविष्य के लिए एक पूरी उम्मीद और असीम प्यार था। रोहन मुस्कुराया। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और एक स्थिर धड़कन महसूस की। इस बार उसका दिल घबराहट, चिंता या अंधी महत्वाकांक्षा के कारण नहीं, बल्कि शुद्ध खुशी और शांति के कारण धड़क रहा था। उसने जीवन का असली अर्थ फिर से खोज लिया था और समझ गया था कि परिवार का प्यार ही सबसे कीमती खजाना है, जिसे कोई भी पैसा, कोई भी सफलता नहीं खरीद सकती।